साथियों नमस्कार। हम लोग करंट अफेयर्स का डिस्कशन कर रहे थे। जो दिसंबर वाला क्रॉनिकल आया है, दिसंबर का जो लेटेस्ट क्रॉनिकल अभी मार्केट में है, पतली वाली जो मैगजीन क्रॉनिकल की है, वो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो उसका डिस्कशन हम लोग कर रहे थे, है ना। और उसका भी एक वीडियो आया है। जैसे क्रॉनिकल में स्टार्टिंग में जो है राज्य से संबंधित घटनाएं दी रहती हैं, राज्य समाचार दिए रहते हैं। तो सबसे पहले यूपी से रिलेटेड जो जो घटनाएं थी उन सब का हम अध्ययन कर चुके हैं, ठीक है। आगे अब और जो है कुछ घटनाओं को हम देखेंगे। मतलब यूपी के अलावा, जैसे अब यूपी के अलावा देखिए उत्तर प्रदेश का शॉर्ट फॉर्मेट में ये दिया ही हुआ था, इसको पढ़ा जा चुका है। इसके आगे अब दिया गया है अगला स्टेट जो है उत्तराखंड। तो देखिए उत्तर प्रदेश की घटनाएं हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी महत्वपूर्ण हैं उतना अन्य राज्यों की नहीं है। तो अन्य राज्यों के जो बहुत बड़ी घटनाएं हैं जो इसमें दी गई हैं, केवल उन्हीं को हम लोग पढ़ेंगे, बाकी आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और फिर राष्ट्रीय घटनाक्रम पे आ जाएंगे। देखिए दिया गया है द बीटल्स एंड गंगा फेस्टिवल 2023। द बीटल्स एंड गंगा फेस्टिवल 2023 ये कहाँ हुआ है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 अक्टूबर 2023 को द बीटल्स एंड गंगा फेस्टिवल 2023 का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय यह फेस्टिवल ऋषिकेश में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? ऋषिकेश, ठीक है। तो द बीटल्स एंड गंगा फेस्टिवल का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? ऋषिकेश उत्तराखंड में किया गया। इसमें क्या हुआ? भारतीय संस्कृति के विभिन्न घटकों योग, शास्त्रीय संगीत, नृत्य, कला, प्रतिष्ठा आदि को उत्सव के रूप में मनाने का एक प्रयास है। यह स्थानीय सभ्यता और परंपराओं को विश्व के सामने प्रदर्शित करने की एक पहल है। इस महोत्सव का उद्देश्य बीटल्स आश्रम को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहचान दिलाना है, ठीक है। तो बीटल्स आश्रम है कहाँ? ये ऋषिकेश उत्तराखंड में है। ऋषिकेश उत्तराखंड में है, ठीक है। और यहीं पे द बीटल्स एंड गंगा फेस्टिवल 2023 का आयोजन अक्टूबर 2023 में किया गया है। इतना ही हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें इम्पॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगला जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उत्तराखंड का कि रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि हाल ही में किस राज्य ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है, तो उत्तराखंड ने लॉन्च किया है, ठीक है। कब लॉन्च किया है? अक्टूबर 2023 में लॉन्च किया है। इतना याद रखिएगा। क्या नाम है? रोजगार प्रयाग पोर्टल। कहाँ पे? देहरादून में, ठीक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित उत्तराखंड युवा महोत्सव 2023 उत्तराखंड युवा महोत्सव 2023 कार्यक्रम में रोजगार प्रयाग पोर्टल का शुभारंभ किया है। कहाँ पे किया है? देहरादून में, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। रोजगार प्रयाग पोर्टल शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। देहरादून में शुरू किया है, ठीक है। इस महोत्सव में सरकारी योजनाओं को युवाओं तक आसानी से पहुंचाने के लिए युवा उत्तराखंड ऐप लॉन्च किया गया। पोर्टल से विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाने वाले पदों की जानकारी और आवेदन करने की प्रक्रिया भी सरल होगी, ठीक है। तो इसमें इतना ही याद रखिए कि रोजगार प्रयाग पोर्टल उत्तराखंड राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है। उत्तरकाशी में काले गेहूं की खेती, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे काले गेहूं की खेती हुई है? उत्तरकाशी में हुई है। देखिए उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में काले गेहूं की खेती करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सामान्य गेहूं की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक कीमत वाले काले गेहूं के जरिए किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। उत्तरकाशी जिले के डुंडा ब्लॉक के ग्योला गांव में काले गेहूं की खेती से जुड़ने के लिए किसानों को प्रेरित किया गया और गेहूं के बीज वितरित किए गए। काले गेहूं के बीज आगामी नवंबर महीने में खेतों में बोए जाएंगे। काले गेहूं की खेती का चलन देश के कुछ चुनिंदा हिस्सों में शुरू हुआ है। काले गेहूं की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। कौन सी मिट्टी? दोमट मिट्टी, ठीक है। तो ये एक पॉइंट याद कर लीजिएगा। सामान्य गेहूं की खेती मध्य अक्टूबर से लेकर नवंबर तक की जाती है।
लेकिन काले गेहूं की खेती का सही समय नवंबर माना जाता है। काले गेहूं में फास्फोरस अच्छी मात्रा में क्या पाया जाता है? काले गेहूं में फास्फोरस अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर के अंदर नए ऊतकों को बनाने में सहायक होता है। काले गेहूं में मौजूद पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, मैग्नीशियम और आयरन मानव शरीर में ब्लड लेवल को बढ़ाकर खून की कमी को दूर करते हैं और ऑक्सीजन के लेवल को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में काले गेहूं की खेती की गई है। काले गेहूं की खेती की बुआई नवंबर माह में होती है। इसमें फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, फास्फोरस। ठीक है, इतना ही हमारे एग्जाम्स के, हमारे यूपी पीसीएस और यूपी आरओ एआरओ के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ जानना नहीं है। अगला पॉइंट है, औषध निर्माण में देश का प्रमुख हब बन रहा उत्तराखंड। ठीक है, औषधि निर्माण में देश में कुल उत्पादन का 20% दवाइयाँ उत्तराखंड बना रहा। कितनी? 20%। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, वर्ष 2022 में राज्य के फार्मा सेक्टर ने 15,000 करोड़ रुपए का व्यापार किया। इसमें 1150 करोड़ रुपए की दवाइयाँ निर्यात की गई। हरिद्वार, सेलाकुई और पंतनगर में 249 ड्रग निर्माता फार्मा कंपनियां हैं। ठीक है, तो देश के औषध निर्माण में उत्तराखंड का योगदान कितना है? 20% है। यही इतना इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक है, अगला है, सृष्टि लखेरा को फिल्म एक था गांव के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक था गांव के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इनको मिला है, सृष्टि लखेरा को। तो हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली सृष्टि लखेरा का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तराखंड से है। इस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में, तो ये याद रखिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 अक्टूबर 2023 को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में उत्तराखंड की सृष्टि लखेरा को उनकी फिल्म एक था गांव के लिए बेस्ट नॉन फीचर फिल्म की कैटेगरी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया। क्या फिल्म थी? एक था गांव। ठीक, सृष्टि टिहरी जिले के कीर्तिनगर ब्लॉक की रहने वाली हैं। सृष्टि लखेरा ने फिल्म एक था गांव का प्रोडक्शन और निर्देशन किया है। इससे पहले फिल्म मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज मॉमी फिल्म महोत्सव में इंडिया गोल्ड श्रेणी में जगह बना चुकी है। गढ़वाली और हिंदी भाषा में बनी इस फिल्म में घोस्ट विलेज, पलायन से खाली हो चुके गांव की कहानी है। ठीक है, तो सृष्टि लखेरा को फिल्म एक था गांव के लिए जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला हमारा जो स्टेट है उत्तराखंड के बाद बिहार। देखिए, बिहार में जो लोग टीचर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो लोग बीपीएससी का मेंस लिखने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये खबर इम्पोर्टेंट है। यूपी वालों के लिए तो है ही। बिहार के चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 28 का शुभारंभ हाल ही में किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18 अक्टूबर 2023 को पटना में बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का शुभारंभ किया। कृषि रोड मैप की इस पंचवर्षीय योजना के माध्यम से सरकार विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक और मृदा संबंधी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए कृषि को बढ़ावा देगी। इस रोड मैप में राज्य में अगले 5 वर्षों में कृषि के विकास की कार्य योजना बनाई गई है। ठीक है, तो ये रोड मैप 2023 से 28 तक है। इतना ही इम्पोर्टेंट इसमें है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक, आगे देख लेते हैं। बिहार सरकार वर्ष 2008 से कृषि रोड मैप लागू कर रही है। कब से लागू कर रही है? 2008 से लागू कर रही है। ठीक है, तो ये एक खबर इम्पोर्टेंट है। बिहार के 17 विभूतियों को मिला बिहार केसरी सम्मान। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कितनी विभूतियों को मिला है? 17। देखिए, 22 अक्टूबर 2023 को बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की जयंती के अवसर पर BIA सभागार में आयोजित समारोह में प्रदेश के 17 दिग्गज विभूतियों को बिहार केसरी सम्मान से नवाजा गया। इस सम्मान समारोह का आयोजन बिहार इंटेलेक्चुअल फोरम व मेडिवर्सल फाउंडेशन की ओर से BIA सभागार में किया गया। कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने, देखिए बिहार के राज्यपाल कौन है इस समय? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं।
चिकित्सा सेवा, शिक्षा, समाज सेवा, राजनीति में बेहतर कार्य करने वाले प्रदेश के इन दिग्गज विभूतियों को उनकी कर्मठता एवं विशिष्ट सेवा भावना के लिए सम्मानित किया। केसरी सम्मान किसको मिला है, एक नज़र में हम देख लेते हैं। देखिए, लोक गायिका पद्म भूषण शारदा सिन्हा, पद्मश्री डॉक्टर शांति राय, पद्मश्री डॉक्टर विजय प्रकाश, पद्मश्री सुधा वर्गीस, खान सर, ये बड़ी बात है कि बिहार विभूति का सम्मान खान सर को भी मिला, या बिहार केसरी सम्मान, ठीक है, बिहार केसरी सम्मान खान सर को भी मिला है। डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर सचदेव सिंह, KPS केसरी, डॉक्टर शहजानंद सिंह, विपिन सिंह, डॉक्टर अर्जुन सिंह, डॉक्टर विमल कारक, डॉक्टर अमूल्य सिंह, OP अग्रवाल, डॉक्टर SN सिन्हा, N अग्रवाल तथा डॉक्टर गुरुदेव को यह सम्मान मिला है। ठीक, बिहार जाति जनगणना की बड़ी चर्चा है, ये भी दिया गया, इसको देखते हैं। बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को अपनी जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की है। यह जनगणना 2 चरणों में आयोजित की गई थी। ठीक है, क्या क्या इसमें है? रिपोर्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी 27.1286%, कितनी? 27.1286% है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी EBC की आबादी 36.0148% है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये करंट में पूछा जा सकता है, यूपी के एग्जाम में भी, बिहार के एग्जाम में भी। अनुसूचित जाति की आबादी 19.6518% है। अनुसूचित जनजाति की आबादी 1.6824% है। सामान्य जाति की आबादी 15.5224% है, कितनी? 15.5224% है। इस जनगणना का पहला चरण 7 जनवरी 2023 को शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 7 जनवरी 2023 को। आगे देखते हैं। देखिए, बिहार के शैलेश को एशियन पैरा गेम्स में स्वर्ण पदक, ठीक है, एशियन पैरा गेम्स में इनको स्वर्ण पदक मिला है। क्या नाम इनका है? शैलेश। देखिए, बिहार के पैरा एथलीट शैलेश कुमार ने चीन में चल रहे एशियन पैरा गेम्स में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता है। वह जमुई जिले के रहने वाले, कहाँ के रहने वाले हैं? जमुई जिले के। शैलेश ने 1.82 मीटर ऊंची छलांग लगाकर कीर्तिमान रचा है। शैलेश को केंद्र सरकार की टारगेट ओलंपिक मेडल कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण भी मिला था। एशियाई पैरा गेम्स का आयोजन 22 से 28 अक्टूबर 2023 को चीन के हांगझू में किया गया था। कहाँ किया गया था? चीन के हांगझू में। तो पैरा गेम्स में, एशियन पैरा गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं और किस स्थान पर भारत रहा है? ठीक है, प्लेस कौन सा रहा है भारत का, ये आप हमको बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। 14 अक्टूबर से गया एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय सेवा शुरू। कहाँ से? गया एयरपोर्ट से। देखिए, गया हवाई अड्डे से 14 अक्टूबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा शुरू हो गई है। इसके तहत गया एयरपोर्ट से अलग अलग देशों के लिए सीधी विमान सेवा उपलब्ध होगी। गया से भूटान, म्यांमार और थाईलैंड के लिए विमान सेवा शुरू की गई है। हनोई, वियतनाम के लिए चार्टर्ड फ्लाइट शुरू होगी। अनौपचारिक रूप से वियतनाम और श्रीलंका से विमानों की आवाजाही शुरू हो गई है। ठीक है, तो देश में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं, एक नज़र में इसको देखिएगा और कमेंट करके आप हमको बताइएगा कि देश में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। ठीक है, चलिए। बरौनी रिफाइनरी को सर्वश्रेष्ठ रिफाइनरी का पुरस्कार मिला है। बिहार में बरौनी स्थित इंडियन ऑयल की रिफाइनरी को प्रतिवर्ष 9 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता वाले वर्ग में सर्वश्रेष्ठ रिफाइनरी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 9 अक्टूबर 2023 को आयोजित 26वें ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक में यह पुरस्कार प्रदान किया। बरौनी रिफाइनरी ने कार्बन उत्सर्जन, तीव्रता, भाप की खपत, विशिष्ट जल खपत और अन्य विभिन्न मानकों पर बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इसके लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। सुपौल त्रिवेणीगंज में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का शुभारंभ हुआ है। ठीक है, तो त्रिवेणीगंज सुपौल में
शुभारंभ हुआ है, इतना ही इम्पोर्टेंट है, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बिहार में पहली बार ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर का आयोजन किया गया है। ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर का आयोजन कब किया गया है? 7 अक्टूबर 2023, 7-8 अक्टूबर 2023 को किया गया है। ठीक है, कहाँ किया गया है? पटना में। ट्रेवल एंड टूरिज्म का आयोजन कहाँ किया गया है? पटना में किया गया है। ठीक है, इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। दस राज्यों के प्रतिनिधि इसमें आए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पंजाब, हरियाणा के प्रतिनिधि आए हैं। पड़ोसी देश नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए। बिहार की पूर्व मंत्री और सामाजिक कार्यकर्ता परवीन अमानुल्लाह का निधन हो गया है। ठीक है, तो इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पटना विश्वविद्यालय का 107वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो कौन सा स्थापना दिवस था ये? 107वां। देखिए, देश के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में शामिल प्रतिष्ठित पटना विश्वविद्यालय का 107वां स्थापना दिवस 1 अक्टूबर 2023 को व्हीलर सीनेट हॉल में मनाया गया। कहाँ पे? व्हीलर सीनेट हॉल में। पटना विश्वविद्यालय की गिनती देश के 7 सबसे पुराने यूनिवर्सिटी में होती है, जो देश में सबसे पहले स्थापित हुए थे। अपनी उत्कृष्टता के लिए विश्वविद्यालय कभी पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पूर्व का ऑक्सफोर्ड। तो अभी हाल ही में पटना विश्वविद्यालय ने अपना 107वां स्थापना दिवस मनाया है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, ये आप हमको बताइएगा कमेंट करके। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला। ठीक है, ये विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला है, इम्पॉर्टेंट है। ये 28 सितंबर 2023 से शुरू हुआ था। कहाँ शुरू हुआ था? गया में। लोग गया जगन्नाथ जो जाते हैं वहीं जाते हैं। ठीक है, तो 28 सितंबर से शुरू हुआ था। यह एक पखवाड़े यानी 15 दिन तक आयोजित किया जाता है। इस मेले में देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपने पितरों की याद में पिंडदान और तर्पण करने फल्गु नदी के किनारे गया जी में एकत्र होते हैं। ठीक है, मुख्य उद्घाटन समारोह विष्णुपद मंदिर के पास आयोजित किया गया है। विष्णुपद मंदिर। ठीक, हिंदू धर्म में पितृपक्ष का काफ़ी महत्व है। लोग अपने परिजनों और प्रियजनों की दिवंगत आत्माओं की याद में पितृदोष से मुक्ति के लिए उन्हें याद करते हैं। इस दौरान श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाता है ताकि इन दिवंगत आत्माओं को जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति मिले। ठीक है, तो पितृपक्ष मेला फल्गु नदी के तट पर 28 सितंबर 2023 को आयोजित किया गया। हमारे आपके घर के लोग भी, जो हिंदू धर्म के लोग हैं, सभी लोग गया जी दर्शन करने जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग जानते ही होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो राज्य हमारा है झारखंड। सरकारी स्कूलों के छात्रों के लर्निंग ऐप जे गुरुजी लॉन्च किया गया है सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए। ठीक है, झारखंड सरकार द्वारा। तो इतना याद रखिएगा, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 16 अक्टूबर 2023 को सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए लर्निंग ऐप जे गुरुजी लॉन्च किया। झारखंड के शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा मोबाइल ऐप तैयार कराया है। जे गुरुजी ऐप के जरिए बच्चों को पढ़ाई से संबंधित हर तरह के प्रश्न और हल यहाँ मिल जाएंगे। ऐप पर कक्षा 1 से 12वीं तक की सभी किताबें भी उपलब्ध रहेंगी। इस ऐप में NCERT की सारी किताबें अपलोड कर दी जाएंगी। तो जे गुरुजी ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? झारखंड ने लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजू पांडे को मिला लाडली मीडिया अवार्ड। तो लाडली मीडिया अवार्ड किस राज्य से संबंधित है? तो झारखंड राज्य से संबंधित है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, हाल ही में लैंगिक समानता के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था पॉपुलेशन फर्स्ट द्वारा प्रभात खबर के रांची यूनिट के वरिष्ठ पत्रकार राजीव पांडे को लाडली मीडिया अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक, झारखंड में ए हेल्प कार्यक्रम का शुभारंभ भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने झारखंड में 10 अक्टूबर को ए हेल्प स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन के विस्तार के लिए
मान्यता प्राप्त एजेंट कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ए हेल्प प्रोग्राम का उद्देश्य महिलाओं को मान्यता प्राप्त एजेंट के रूप में शामिल करके सशक्त बनाना है। ठीक है, तो ए हेल्प जो है पशुपालन और डेयरी विभाग से संबंधित है। झारखंड में इसका जो है अभी हाल ही में शुभारंभ हुआ है, इतना आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्पायर अवार्ड के लिए आइडिया देने में झारखंड 6ठे स्थान पर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट खबर है। भारत सरकार की ओर से चलाए जा रहे इंस्पायर्ड अवार्ड मानक मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज के अंतर्गत आइडिया देने के मामले में झारखंड देश में 6ठे स्थान पर है। कौन से स्थान पे? 6ठे। झारखंड की ओर से वर्ष 2023 में 40,833 छात्रों ने अपने आइडिया का रजिस्ट्रेशन कराया। कितने छात्रों ने? 40,833। झारखंड से रजिस्ट्रेशन करने के मामले में पलामू 3,575, गिरिडीह 3,180, बोकारो 3,140 शीर्ष 3 जिलों में शामिल हैं। राजधानी रांची से 2,382 आइडिया पंजीकृत हुए हैं। देश में सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन राजस्थान 15,08,128, कर्नाटक 11,02,744, छत्तीसगढ़ 7,77,719 विद्यार्थियों ने किया है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो पंजीकरण कहाँ से हुआ है? सबसे ज़्यादा पंजीकरण कर्नाटक राज्य से हुआ है और झारखंड इसमें 5वें स्थान पर है। देखिए, इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च यानी इंस्पायर योजना भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। तो इंस्पायर अवार्ड किससे संबंधित है? भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से। ठीक है, ऐसा ना मानिएगा कि ये अन्य राज्य की खबर है तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, पढ़ने पे पता चल रहा है कि ये किस विभाग से संबंधित है, किस मंत्रालय से संबंधित है, इसीलिए जो मैगजीन में आए लगभग पूरी घटनाएं करंट अफेयर्स की हमको एक बार जरूर देखना चाहिए। देश के सभी मान्यता प्राप्त सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 6 से 10वीं तक की क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन EMIS पोर्टल पर होता है। किस पे? EMIAS पोर्टल पर। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश अगला राज्य है। मुरैना हार्टिकल्चर कॉलेज का शिलान्यास हुआ है। जो लोग MPPCS देने जा रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलित दीनदयाल रसोई केंद्र किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश ने। इतना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा नहीं। राष्ट्रीय किशोर कुमार एवं राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा। राष्ट्रीय किशोर कुमार और राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान किस देश द्वारा दिया जाता है? किस प्रदेश द्वारा दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश द्वारा दिया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हिमांगी हलदार को मिला इनोवेशन राष्ट्रीय पुरस्कार। हिमांगी हलदार छत्तीसगढ़ की हैं, इतना ही इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बैगा जनजातीय समूह को पर्यावास का अधिकार, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बैगा जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है? तो ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्यों में पाई जाती है। PBTG समुदाय के अंतर्गत ये आती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा PBTG समुदाय क्या है। आगे, छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना शुरू। कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना किस सरकार द्वारा शुरू की गई है? छत्तीसगढ़ द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, छत्तीसगढ़ युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ। ये भी बस हेडिंग देखते जाइए, ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं, बस केवल इसकी हेडिंग इम्पोर्टेंट है। राज्य के पहले पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र का शुभारंभ। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के पहले, तो ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। राजस्थान में 3 नए जिलों के गठन की घोषणा। देखिए, हाल ही में राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में 3 नए जिलों के गठन की घोषणा की है। मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचमन सिटी। कौन कौन से?
मालपुरा, सुजानगढ़ और कुछमन सिटी इनका नाम है। ठीक है, अब कुल जिलों की संख्या वहाँ कितनी हो गई है? 53 हो गई है। तो कितने जिलों का गठन अभी हाल ही में हुआ? 3 जिलों का, मालपुरा, सुजानगढ़ और कुछमन सिटी। अब 53, अभी तक वहाँ 50 जिले थे। ठीक है, तो याद रखिएगा इतना। आगे, सहज भीलवाड़ा ऐप राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी के मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ाने के साथ मतदान प्रक्रिया के पर्यवेक्षण को सुगम बनाने के लिए। ठीक है, राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर टोबैगो कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। टोबैगो कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड, तो ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य को मिला है? तो राजस्थान सरकार को मिला है, राजस्थान को मिला है। ठीक, चलिए। पंजाब में पूसा 44 धान किस्म की खेती पर प्रतिबंध लगाया गया है। पूसा 44। ठीक है, पानी की खपत यहाँ ज़्यादा होती है, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। हरियाणा, राज्य स्तरीय सांझी उत्सव का आयोजन किस राज्य ने किया है? हरियाणा ने किया है। आयुष्मान भारत चिरायु हरियाणा योजना में महेंद्रगढ़ जिला पहले स्थान पर रहा है। जो लोग हरियाणा पीसीएस देंगे उनके लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे आपके लिए उतना महत्वपूर्ण ये नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। दिल्ली ग्रीन वार रूम कार्यक्रम किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है? दिल्ली द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए। हाई स्पीड इकोनॉमिक कॉरिडोर सड़क परियोजना असम सरकार द्वारा शुरू की गई है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओरुनोडोई 2 लॉन्च किया गया है, असम द्वारा लॉन्च किया गया है। केरल में 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन, तो हाल ही में किस राज्य में 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन किया गया है? तो केरल में किया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। कर्नाटक की जेलों में प्राकृतिक मृत्यु वाले कैदियों के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। ये भी हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट खबर नहीं है। मुलुगु में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, मुलुगु में, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। समक्का सरक्का जो है केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय है। समक्का और सरक्का वहाँ के स्थानीय देवियों के नाम हैं। ठीक है, हम जो करंट अफेयर्स PDF बना के टाइपिंग करवा के, मतलब टाइपिंग करके पढ़ा रहे थे, तो उसमें आपसे चर्चा की गई है। तेलंगाना के मुलुगु में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का नाम जो है आदिवासी देवी समक्का और सरक्का के नाम पर रखा गया है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो है राज्य समाचार थे जो क्रॉनिकल में दिए गए हैं, राज्यों से संबंधित। जितना हमने आपको यहाँ बताया है इतनी ही खबर राज्यों से संबंधित इम्पॉर्टेंट है। इससे अंदर जाके आपको बहुत ज़्यादा एक एक लाइन नहीं पढ़ना है, इससे कम भी नहीं पढ़ना है। अगर राज्य समाचार को आप बिल्कुल स्किप कर देंगे तब भी आप धोखा खा जाएंगे, क्योंकि किस राज्य ने क्या योजना शुरू की है इसकी कम से कम हेडिंग जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी हेडिंग ही पूछ लिया जाता है यूपी वाले एग्जाम में भी। तो इसको जो है अच्छे से देखिए पूरा वीडियो। अब हम लोग राष्ट्रीय समाचार पे आ जाएंगे। कुछ और करंट अफेयर्स, महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, उनको लेके हम आपके सामने आएंगे बहुत जल्दी ही। तब तक आप लोग इसको देखें, समझें, पढ़ें और लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आप लोग सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा रहे हो, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे तो मुझे प्रोत्साहन कैसे मिलेगा आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आने के लिए। ठीक है, तो कृपया सब्सक्राइबर बढ़ाएं। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।